24 की डगर 4 राज्यों पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं अमृता। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वभाव के मुताबिक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 36 घंटे में 4 राज्यों के 5 शहरों के दौरे पर निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की सरकार पर खूब निशाने भी साधे। अब छत्तीसगढ़ के बाद मोदी का अगला पड़ाव है यूपी। उत्तर प्रदेश में मोदी इस दौरे पर पूर्वांचल की 27 सीटों को साधेंगे और इन्हीं 27 सीटों की अगर बात करें, बीजेपी के पास पहले से ही 24 सीट है और इसे वो अपने पास ही रखना चाहती है। तो वहीं गोरखपुर में गीता प्रेस जाएंगी। गीता प्रेस के जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर कार्यक्रम होगा, क्योंकि शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम यहां पर है। तो वहीं शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना होंगे, वहां रहेंगे और घाटों का जीर्णोद्धार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर और आज जवाब देना पड़ेगा में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार
700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। तो देखिए 24 की इस डगर पर अब नजर जो है वो लोकसभा चुनाव पर भी है, लेकिन इसी बीच जो तमाम राज्य हम आपको गिनवा रहे हैं उनके विधानसभा चुनाव भी हैं, तो उन पर भी नजर है और इसी पर चर्चा भी आज करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी साहब प्रवक्ता बीजेपी से, धनंजय ठाकुर साहब प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर ये प्रवक्ता सपा से हमारे साथ हैं और मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, ये भी इनका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही मैं लूंगी। 15 जून 2019 के बाद आज जुलाई में 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। इतने साल यहां का दौरा भी नहीं हुआ और आज क्या नजर है और कितनी सीटों का लक्ष्य छत्तीसगढ़ से, और बड़े आज निशाने भी साधे गए छत्तीसगढ़ सरकार पे। दुर्गा जी, हमें मत नहीं अभिमत की चिंता है, जनमत की चिंता है और आज विश्व मत नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी की कोई भी यात्रा विकास यात्रा ही होती है। चुनाव निकट हो या दूर, मोदी जी का दौरा जारी ही रहता है और जारी आगे भी जारी रहेगा। यह कोई सरकारी सक्रियता या गवर्नमेंट एक्टिविज्म नहीं है, बल्कि एक सैद्धांतिक सक्रियता है। भाजपा भारत के अमर वैभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के लिए आगे बढ़ रही है। सब कुछ बदल रहा है। आज देखिए चमचमाती सड़कें हैं, इसलिए विपक्ष दौड़ दौड़ के एक होने की कोशिश कर रहा है। पुराना दौर होता तो विपक्ष गड्ढे में ही फंसा रहता। जिन्हें वंदे मातरम से परहेज है उन्हें वंदे भारत से भी परहेज हो सकता है। लेकिन हमारी मोदी जी जो लगातार कर रहे हैं 50,000 करोड़ परियोजनाएं शुरू की जा रही है। आज देखिए काशी का कलंक धुला और काशी में किस तरह से चारों तरफ काशीवासी किस तरह से खुश है। विकास की बयार बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। जिस ढंग से भारत धीरे रोज प्रतिरोध आगे बढ़ रहा है, विपक्ष भी विक्षिप्त है। विरोध करने के लिए जाए तो जहां कहा है, हर लोग की आकांक्षा पूरी हो रही है। जनमत, लोकमत, अभिमत, सारी चिंताएं हम कर रहे हैं। सबको पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो लगातार आप यात्राएं देखती हैं या देश में या विदेश में, अहरनी सेवा में आठों पर प्राणों की बर्तिका बनाकर 24 घंटा 365 दिन जो व्यक्ति काम में लगे रहते हैं उनके लिए। और इस देश में अमृता जी, आप चुनाव की बात करें तो इस देश में चुनाव कब नहीं होते। आप ग्राम परिषद के होंगे, ग्राम परिषद खत्म होंगे तो जिला परिषद के होंगे, जिला परिषद खत्म होंगे तो पंचायत के होंगे, तो विधानसभा के विधानसभा खत्म होंगे। चलिए ठीक है, आप चुनाव से इतर इस दौरे को देखते हैं। धनंजय ठाकुर साहब का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। धनंजय ठाकुर जी, बदलवो की आवाज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, आपको भी सुनाई दे रही है क्या ऐसी आवाज? धनंजय जी, आपके पास लौटूंगी, नेटवर्क्स में कुछ इशू है। प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब हैं। देखिए, जहां बात हो रही है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहीं आज यूपी का दौरा भी बहुत अहम है। गीता प्रेस भी जाएंगे, समापन समारोह है, तो वहीं फिर वाराणसी का दौरा भी करेंगे और यहां भी करोड़ों की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करना है, सौगात देनी है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का ये विकास कार्य यहां पर किया जाना है और इसी की आज सौगात देंगे। तो सपा इसे कैसे देख रही? अमृता जी, मैं शुरू करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से। आज जब इस बहस को आपने प्रारंभ करा तो आपने यहाँ कहने का काम करा कि माननीय मोदी जी आज इतने वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ की याद आई है जी। और ये प्रश्न केवल अमृता जी आपका नहीं हो सकता, ये प्रश्न है पूरे देश का प्रश्न है कि चुनाव सर पर होने से ही माननीय मोदी जी को छत्तीसगढ़ की याद आई या अपनी विपरीत सरकार होने से छत्तीसगढ़ की याद आई या आदिवासी। अभी हम देख पा रहे थे, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग कितना ज़्यादा रहता है और मध्य प्रदेश की घटना को वो देश अभी भूला नहीं है। किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अस्पृश्यता कहूँगा मैं उसको, अस्पृश्यता की भी नग्नता करता है और एक व्यक्ति के ऊपर क्या करने का काम करता है पूरा देश देख पाता है। चूंकि बहु बेटियां हमारी सब इस चैनल को देखती हैं तो मैं उन शब्दों को प्रयोग करना उचित नहीं। लेकिन भास्कर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया कि भले ही सरकार न रही हो, लेकिन केंद्र की जो नीतियां हैं, फिर चाहे वो पीएम आवास योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, फिर चाहे वो आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल्स की बात कर लें, इन सबका जिक्र किया। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ आपके धीरे धीरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चल रहे दौरों की। 36 घंटों में
4 राज्यों का दौरा, 4 राज्यों के 5 शहरों में जाएंगे। तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और धनंजय ठाकुर साहब कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ सपा से प्रवक्ता हैं, मनीष गुप्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, और राहुल लाल साहब भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। तो भास्कर साहब, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। ब्रेक से पहले भी आपसे सवाल किया था। देखिए, सपा की अगर बात करें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मजबूती दे रहे हैं बीजेपी को, लगातार मजबूती दे रहे हैं एनडीए को, लेकिन दूसरी तरफ ओपी राजभर का वो बयान फिर से उसका चर्चा जरूरी हो जाता है, जहां जो आप ही की पार्टी में फूट की बात करते हैं और कहते हैं कि सपा से कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, अपनी ही पार्टी को बचा लेंगे। देखिए अमृता जी, मैं बस छत्तीसगढ़ की बात शुरू करके उत्तर प्रदेश में आ जाता हूं बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में अभी जो हमने देखा, मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ है, आदिवासी समाज का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हुआ है, निश्चित तौर पे आदिवासी समाज, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो और उत्तर प्रदेश का हो, अनुकूल जवाब देगा इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की उनके प्रति क्या सोच है। अपमान के बाद जो सम्मान किया, क्या उसके कोई मायने होंगे? देखिए, ये तो लाइट एक्शन कैमरा की, मैं तो कहता हूँ आदरणीय मोदी जी से लेकर आदरणीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई बीमारी लग गई है, और ये लाइट कैमरा एक्शन को देश समझता है। चलिए ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। मुझे याद आता है अमृता जी, वो 2014 का चुनाव, जब माननीय हमारे मोदी जी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए, उन्होंने एक बात कही थी, ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, भेजा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज माँ गंगा उनसे पूछता चाहती है कि 9 साल के कार्यकाल में मुझे नमामि गंगे आप योजना लेकर आए थे, लेकिन मुझे आप साफ तो नहीं कर पाए, लेकिन वो नमामि गंगे कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट जरूर चढ़ गया। निश्चित तौर पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, और लगातार जो 9 साल का इनका कार्यकाल है, उसमें जो वादे करके आए थे उनका जवाब लेने को उत्तर प्रदेश तैयार है। और माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने कहा है कि एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेगा। ये मैं बहुत आपको अमृता जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। मनीष गुप्ता जी, इन दौरों को क्या मायने निकाले जाएं? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनावी मोड में तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है क्या उतना ही विपक्ष भी जोरों पर तैयारी कर रहा है? क्या विपक्ष की तैयारी बैठती है ऑपोजिट, अगर देखें तो तुलनात्मक है? देखिए, जहां तक तैयारी की बात है तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिखता है, कुछ अंदर हो रही होती है, और कुछ की कागजों पे हो रही होती है। अब मोदी जी जब चुनावी दौरे करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी बातें भी करते हैं, जैसे कहाँ उन्होंने आधारशिला रखी, कहाँ उन्होंने शिलान्यास किया, कहाँ उन्होंने उद्घाटन किया, तो उससे क्या न्यूज बनती है और देश को लगता है कि विकास हो रहा है, होता भी है। अब मानो उनके, अभी भुवन जी ने कहा कि वो कितने सालों बाद छत्तीसगढ़ की उन्हें याद आई। अरे भाई, आप उस मोदी की बात कर रहे हैं जो राज्य दर राज्य, जिला दर जिला घूम रहा हो, देश प्रदेश विदेश जाने कहाँ का, हर जगह चक्कर लगाकर राजनीति, देश नीति, विदेश नीति सबको सेट कर रहा हो, विकास नीति। और कंपैरिजन किससे? आपके नेताजी से करूं क्या, जो एसी में रहकर प्रचार करते, कमरों से बाहर नहीं निकलते? तो मैं समझता हूं ये अनफेयर होगा उनके साथ जो कमरों में प्रचार करते हैं उन्हें ऐसे करने दिया जाए। राहुल लाल साहब, एक छोटी सी बात आ रही हूं आपके पास। राहुल लाल साहब, आपका भी इस पर रिएक्शन चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति ही ऐसी होती है कि वो दौरा भी करते हैं, वो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते हैं, तो खबर बनती है। कांग्रेस की रणनीति में गड़बड़ है क्या, जो कांग्रेस कुछ बता ही नहीं पाती है? मुझे नहीं करते ना। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस की रणनीति में गड़बड़ी है। और कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दिखा दी कि एक जनता के बीच में संदेश कैसे पहुंचाना होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरह से 36 घंटे में 4 राज्यों के 5 शहरों का बिल्कुल दौरा कर रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये देश ये भी जानना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल आप चुनावी राज्यों की यात्रा करेंगे या फिर कभी मणिपुर के लिए समय भी निकालेंगे? मणिपुर की जनता को भी कम से कम आपकी उपस्थिति की बड़ी सख्त आवश्यकता है, वहां पे काफी संख्या में पीड़ित बैठे हुए हैं। तो देखिए, अब हम लोगों ने तो ये देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री बिहार गए थे और उन्होंने एक बड़े से पैकेज की घोषणा कर दी थी उस जमाने में। कितना लोग है, 80,000 करोड़ लोग, 90,000 करोड़ लोग, 1.25 लाख करोड़ पे वो काटा रुका था, आज तक पता नहीं चला वो कहां गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव आने से पहले आपने बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया था कि 2019 के बाद कभी याद नहीं आई छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ में जब तमाम कोई मुद्दा नहीं है, वहां पे कांग्रेस की जीत काफी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो ये यात्रा की नींव रखी गई है। वो तेलंगाना जा रहे हैं, वही स्थिति तेलंगाना में। ठीक है, चलिए लौटूंगी। धनंजय ठाकुर साहब, आपका पंजा विकास की राह में रोड़ा बन रहा है, दीवार बन रहा है, और बदलवो की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, 5 साल में कुछ नहीं किया है,
ये सब आज कहा गया इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बुलंद आवाज में। सुनाई दी आपको ये आवाज? देखिए, निश्चित तौर पर जो नरेंद्र मोदी जी के कानों में गूंज रहा है बदल दो, वो देश की जनता की आवाज है कि 9 साल में जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के साथ किया था, चाहे 15 लाख में लोगों के खाते में डालने की बात कही थी, चाहे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, या कहें कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध करने का वादा किया था, या तो ये कहा जाए कि हर प्रकार के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, हो रहा है उल्टा कि हर प्रकार के भ्रष्टाचारी के जो आरोप लगाते हैं वो भाजपा में चले जाते हैं। तो ये जो बदलबो की आवाज जो मोदी जी के कानों में गूंज रही है, देश की जनता की आवाज है। शराबबंदी हो गई क्या छत्तीसगढ़ में? पार्टी की सरकार, धनंजय जी जवाब दीजिए, शराबबंदी हो गई क्या? होगी ना, बिल्कुल शराबबंदी दिशा में सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कब काम कर रही है? कितने साल हो गए आपकी सरकार को? कब काम करेंगे? 100-150 दुकान शराबबंदी के लिए बंद किया सरकार ने। हमने कोई रमन सिंह की तरह शराब की नीति को नहीं बदला है। पीएम तो कह रहे शराब घोटाला उल्टा हो गया, शराबबंदी तो नहीं हुई। और जो शराब घोटाला कर रहे हैं उनके साथ आप खड़े हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, उनके साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं। शराब घोटाले के आरोपियों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं आप। शराब घोटाला तो मना करिए कि आप अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे, मना करिए। मतलब खिचड़ी में से चुन चुन के घी अपनी तरफ निकाल लेंगे आप, ये कहना चाह रहे हैं? रमन बेटो के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री का खाता है पता, डाका या लूट के भाजपा सरकारों का काम है। भूपेश बघेल जी की सरकार को करती है, पूरा करती है। हमने धान की 25 बदले काम के खाने को दे। लेकिन मनीष गुप्ता जी ये बताइए कि बीजेपी के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है? इसका जिक्र विपक्ष करता है, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है? महाराष्ट्र में देख लिया हमने। देखिए, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये समझता हूं कि भाजपा इसको ऐसे देखती है कैसे कांटे से कांटे को निकाला जाए। अच्छा। और फिर पहले एक कांटे को तोड़ा जाए, बाद में दूसरे कांटे को भी हल्का कर दिया जाए, जैसे महबूबा मुफ्ती बीजेपी में। जैसे इस पर भास्कर जी जवाब देंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना आदरणीय अमृता जी, जिस डिटर्जेंट पाउडर का नाम आपने करा है उसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर, और पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। और आज तो सूची इतनी बड़ी है कि पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हेमंत बिस्वा, मुकुल राय, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, और अब आ जाइए महाराष्ट्र पे अजीत पवार। देखिए भास्कर साहब, अगर मेरी बात सुनिए, अगर वॉशिंग पाउडर वाले सवाल है ना, तो सवाल ये भी है भास्कर साहब कि अगर कुछ किया नहीं है तो ईडी और सीबीआई का डर किस बात का? धनंजय गिरी साहब के पास में, और ये जब आपकी पार्टी में थे तो आप इनके लिए आपके लिए ये धनंजय गिरी जी बीजेपी आरोप लगाती थी, बीजेपी आरोप लगाती थी। आप तय करिए, उन्होंने आपकी बात मान ली। धनंजय गिरी से जवाब ले लूं, मैं आपके पास लौटूंगी। धनंजय गिरी साहब, आज प्रधानमंत्री ने खूब जो है वो इल्जाम तराशी की, खूब बयान भी हुए और खूब इल्जाम मौजूदा सरकार पर लगे, लेकिन 15 साल में क्या हुआ था और 15 साल की सरकार के बाद इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीती कांग्रेस? बीजेपी को जनता ने नकारा ना 5 साल पहले। अमृता जी देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन सरकार आए तो हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन वो सरकार आए तो घोटाला करने के लिए नहीं आए, विकास करने के लिए आए, देश की चिंता करने के लिए। और जो बात कह रहे थे कांग्रेस की कलुसीमा का, कांग्रेस ने जो काला अध्याय शुरू किया था इस देश में, उस जिद्दी दाग को धोने का नाम ही मोदी डिटर्जेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल में कोई कीचड़ नहीं आता है, क्योंकि जो कीचड़ में कमल खिलता है तो कमल पर समृद्धि ही आती है, उस पर कोई कमल कलुषिता का दाग नहीं। धनंजय ठाकुर साहब, आपकी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए आती है? अगर धनंजय ठाकुर जी, भ्रष्टाचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके खुद के नेता सरकार बनती है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, गरीबों के चावल में चोरी किया गया था। 36,000 राहुल गांधी जी, धनंजय गिरी साहब को मैं सुनूं एक बार। गरीबों के लिए जो नमक देता था उस नमक में चोरी। राहुल गांधी जी कांग्रेस। मनीष जी लौटूंगी आपके पास, मनीष जी बोलने तो दीजिए। धनंजय ठाकुर जी से मैं जवाब ले रही थी, आपकी सरकार भ्रष्टाचार के लिए आती है क्या? कितने घोटाले रमन सरकार ने? गरीबों के चप्पल में घोटाला, बच्चियों के साइकिल में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, पीडब्ल्यूडी में घोटाला। अरे बेशर्मी और शर्म की हया देखिए, जो गरीबों को नमक बांटने के लिए योजना शुरू की गई, अमृत नमक योजना, उस नमक में चोरी करने का सरकार के दौरान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है
चोरी करना, डाका डालना, लूटना और जनता को प्रताड़ित करना। बड़ा दुख होता है जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे आऊंगी। और भ्रष्टाचारी को भाजपा में लाकर सरकार बनाते हैं। ठीक है ठाकुर साहब ने बहुत आरोप लगाए, गिरी साहब से मैं जवाब ले लूं। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। पैसा खा जाते हैं। अमृता जी, कांग्रेस का दूसरा नाम ही घोटाला है। कांग्रेस के शासनकाल में जमीन में घोटाला, आसमान में घोटाला, 2G जीजाजी से लेकर के तमाम घोटाले और घोटालों की पूरी श्रृंखला है। घोटालों के घटाटोप अंधेरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के बीच में उम्मीद की किरण के तौर पे आई और इसीलिए 2014 में हम जिस मैंडेट पे घोटालेबाजों को अपने पार्टी में शामिल करा लेना या अपने सरकार में शामिल करा लेना। सरकारी को प्रधानमंत्री का बयान देता है भ्रष्टाचार को लेकर आप बड़े-बड़े पदों पर बैठा देते हैं। राहुल जी, आपका नाम धनंजय है क्या? नाम दोष है आपके साथ। राहुल जी, कांग्रेस को काटा निकालकर देश को काटा मुक्त करना है, भ्रष्टाचार के गर्भ से निकालकर देश को भ्रष्टाचार से बाहर करना है। सजा याफ्ता लालू के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में था। जो कराची ठीक है, मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगी, एक एक करके अपनी बात रखिए। लालू यादव के साथ एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो पहुंचेगी। भास्कर साहब, आपका आखिरी रिएक्शन में चाहूंगी। भास्कर साहब, एक आखिरी रिएक्शन। देखिए, मैं कहना चाहता हूं 2024 का जो चुनाव है, ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं अमृता जी, केवल देश बचाने का, संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को बिल्कुल लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है और लोगों पर ही ये दामोदार है, लोगों की ही ये जिम्मेदारी है, किसकी सरकार होगी ये जनता को चुनना है। देखिए, राह पर तो निकल पड़े तमाम हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेता, प्रधानमंत्री हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, हर कोई फिलहाल 2024 पर नजर गड़ाए हुए है और नजर जनता की भी बखूबी है आप तमाम नेताओं की चाल पर और इसी डगर पर जनता भी है। देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। फिलहाल तमाम प्रवक्ताओं का, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जवाब देना पड़ेगा में आज बात हमने की कि 2024 पर किसकी नजर है और जनता की किस पर नजर है, तो जनता ही तय करेगी।